दोस्तों, आज की कहानी है बाप शेर तो बेटा सवा शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूलदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही चतुर और चालाक था। उसने शास्त्रों में कई पंडितों एवं विद्वानों को परास्त कर रखा था। इसी कारण वह वेदों और शास्त्रों का जाना माना पंडित था। उस ब्राह्मण का एक बहुत ही अच्छा मित्र था। उसका नाम था शशि। एक दिन शशि मूलदेव के पास एक सुझाव लेकर आया। उसने मूलदेव से कहा, तुम भाषण देने की कला में बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल चुका है। क्यों ना हम दोनों पाटलिपुत्र चलें और वहां पहुंचकर ख्याति कमाएं। सुझाव तो बहुत अच्छा है मित्र, ब्राह्मण बोला। मैंने भी उस नगर के बारे में बहुत सुन रखा है। कहते हैं कि वह विद्वान लोगों का नगर है। मैं वहां के बुद्धिमान और शालीन लोगों की बुद्धि परीक्षा भी कर सकता हूँ। अगले दिन दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। जब वे नगर की सीमा में पहुंचे तो उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोते हुए दिखाई दी। शशि कहने लगा, मित्र चलो इस स्त्री के पास चलकर इस नगर में ठहरने के लिए किसी उचित स्थान का पता लगाते हैं। ठीक कहते हो मित्र, मूलदेव ने भी सहमति जताई। यह तो हमारी पहली जरूरत है। दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। शशि ने उस स्त्री से पूछा, देवी क्या तुम हमें बता सकती हो कि यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? स्त्री बोली, मैं यह तो जानती हूँ कि बतख समुद्र तट पर, मछली जल में, भंवरे कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। स्त्री का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शशि बोला, तुम समझे मित्र, यह स्त्री कह रही है कि यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ नहीं मालूम। अजीब स्त्री है। मूलदेव कुछ खीज भरे स्वर में बोला, हमने तो इससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बतख और भंवरों की कहानी सुना डाली। यह सीधे साधे ढंग से भी मना कर सकती थी। चलो चलते हैं, आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता पूछेंगे। दोनों मित्र आगे बढ़ चले। कुछ आगे चलकर उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा एक बालक दिखाई दिया। उसके सामने गरम भात की थाली रखी हुई थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर शशि कहने लगा, मूलदेव इस मूर्ख बालक को तो देखो, इसके सामने कितना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा हुआ है, फिर भी यह भोजन को खाने की वजह सिर्फ रोए जा रहा है। ठीक कहते हो मित्र, सचमुच यह बालक मूर्ख है। भला इतने स्वादिष्ट भोजन को पाकर भी कोई रोता है? मूलदेव ने शशि की बात से सहमत हुआ। उन दोनों की बात सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों चौंक गए। बालक बोला, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम दोनों हो, जो इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा था। मुझे खाने के लिए खाना ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत भी हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पचेगा। पर तुम तो ठहरे ठेठ गवार, तुम जैसे देहाती इस बात को भला कैसे समझ पाएंगे? दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान रह गए। शशि कहने लगा, मित्र यहाँ तो एक से बढ़कर एक मिल रहे हैं। पहले उस कपड़े धोने वाली स्त्री ने संकेत से बात की और अब यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। अरे छोड़ो, मूलदेव ने कहा, मुझे तो यह बालक ढीठ मालूम होता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। चलते चलते दोनों एक बाग के समीप पहुंचे। वहां उन्हें एक युवती एक आम के वृक्ष पर चढ़ी आम तोड़ती हुई दिखाई दी। शशि ने मूलदेव से कहा, क्या विचार है मित्र, स्त्री के पास चलकर इससे कुछ आम अपने लिए भी मांग लें?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मूलदेव ने सहमति जताई। पके हुए आम तो मुझे बहुत प्रिय हैं। कुछ ही देर में दोनों वृक्ष के नीचे पहुंचे। शशि ने वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई युवती से कहा, हे सुंदरी, थोड़े से आम हमें भी दे दो। युवती ने पूछा, कैसे आम चाहिए, आप लोगों को ठंडे या गरम? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने मूलदेव को कहा, उत्तर दो भाई, पहले कुछ गरम आम ही दे दो। मूलदेव ने कहा। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। मूलदेव और शशि ने धूल में गिरे आम उठाए, फूंक मारकर उनकी धूल उड़ाई और आम खाने लगे। जब वे दोनों आम खा चुके तो पेड़ पर चढ़ी हुई युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आमों पर फूंक मारते देखा था, क्या वे सचमुच में बहुत गर्म थे? तुम चाहते तो अपनी सांसें बचा सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात का अर्थ उन दोनों के समझ में आया। पास में ही सरोवर था। वह चाहते तो आमों को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम खाने को मिल जाते। बात का अर्थ समझ में आते ही मूलदेव ने स्वयं को बहुत लज्जित सा महसूस किया। साथ ही एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। मूलदेव ने शशि से कहा, शशि, यह स्त्री अब तक मिले सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि इसी से विवाह करूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगा, मूलदेव, जहाँ तक इस युवती से तुम्हारे विवाह का प्रश्न है, मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी युवती तुम्हारी जीवन संगनी बने, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत जो उसे सबक सिखाने की बात कह रहे हो, उससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा बताओ तो क्या अपराध किया है उसने, जो तुमने उसके लिए अभी से ऐसी कड़ी सजा सोच ली है? उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेतों से बात की। वह सीधे साधे ढंग से यह भी तो बता सकती थी कि पहले आमों को नदी के जल में धो लो, फिर उनका उपयोग करना। शशि बोला, मूलदेव, तुम्हारी यह बात कुछ जमी नहीं। तुम कहते हो कि वह युवती बुद्धिमान है, तो भाई मेरे, बुद्धिमान लोग तो संकेत के द्वारा ही सारी बात समझा दिया करते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझा है। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो न समझा उसे तो मंदबुद्धि ही कहा जाएगा। तुम कुछ भी समझो, मैं यह कार्य अवश्य करके रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। मूलदेव ने जिद की। जैसी तुम्हारी इच्छा, शशि ने कहा। अब यह बताओ आगे का क्या कार्यक्रम है? ठहरने के स्थान का बाद में प्रबंध कर लेंगे। पहले तुम एक काम करो, मूलदेव बोला। कौन सा काम? इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर इसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं कोई न कोई उपाय सोच लूंगा इससे विवाह करने का। ठीक है, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। उस युवती ने अब तक बहुत से आम तोड़ लिए थे। उसने आम एक टोकरी में इकट्ठे किए और निश्चित भाव से अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ पीछे रहकर शशि भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद शशि वापस लौटा। उसने मूलदेव के पास पहुंचकर उसे बताया, वह युवती यज्ञस्वामी नाम के एक ब्राह्मण की बेटी है। यहाँ से कुछ ही दूर उसका मकान है। मैं भली प्रकार से उसका मकान देख आया हूँ। बढ़िया, अब बनाते हैं कोई योजना। वह रात उन दोनों ने एक सराय में व्यतीत की। वहां उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और यज्ञस्वामी के घर की ओर चल पड़े। दोनों यज्ञस्वामी के घर के बाहर पहुंचे और उसके दरवाजे से कुछ हट कर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर बाद जब यज्ञस्वामी घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा,
ये दोनों बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मूलदेव और शशि के पास पहुंचा और उसने पूछा, महाराज, आप इस नगर के रहने वाले नहीं लगते, कहाँ से पधारे हैं आप दोनों? मूलदेव ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। यज्ञ स्वामी सहानुभूति दिखाते हुए उन दोनों से बोला, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ। इस बार शशि ने उत्तर दिया, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग एवं कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। उसके उत्तर से प्रभावित होकर यज्ञ स्वामी बोला, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? अवश्य कहिए। वर्षा काल आरंभ हो चुका है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर व्यतीत करें। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, मूलदेव यही तो चाहता था। किंतु उसने यज्ञ स्वामी से कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं, और वह शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगे वह आपको देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, यज्ञ स्वामी बोला, जो कुछ देने योग्य हुआ उसे मैं आपको अवश्य उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। इस प्रकार वे दोनों यज्ञ स्वामी के घर में रहने लगे। वे दोनों कई बार यज्ञ स्वामी की कन्या से मिले, किंतु बदले हुए वेश में वह उन्हें पहचान न सकी और पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। इस प्रकार यज्ञ स्वामी के रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया तो एक दिन मूलदेव ने कहा, महाशय, हमें आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया। इस बीच आपने तथा आपकी कन्या ने हमारी जो सेवा की उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। यह सुनकर यज्ञ स्वामी का चेहरा उतर गया। वह बोला, मूलदेव, सच कहता हूँ, तुम दोनों बहुत ही भले व्यक्ति लगे। तुम्हारे अच्छे व्यवहार से मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तुम्हें विदा करने की इच्छा तो नहीं है, किंतु तुम्हारे पठन पाठन में कोई व्यवधान न पड़े, इसलिए अब और ज्यादा दिन तक ठहरने का तुमसे आग्रह भी नहीं कर सकता। विदा होने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। मूलदेव ने संकोच सा जाहिर करते हुए कहा, समझ गया। ब्राह्मण बोला, मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए वचन दिया था, तो मांगो। जो कुछ देने योग्य होगा वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। मूलदेव ने बिना किसी लांग लपेट अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। यज्ञ स्वामी उसकी मांग सुनकर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया, यह ब्राह्मण कुमार योग्य है, विद्वान है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी, इसकी मांग को ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके उसने मूलदेव की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो मूलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ, ठंडे गरम आम वाला, जिसे उस दिन तुमने मूर्ख बनाया था। मूलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गवारों को देर लगती ही है। पत्नी के मुंह से अपने लिए किए गए इस व्यंग को सुनकर मूलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, तुम स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यहीं पड़ी रहोगी। मूलदेव की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर डर का कोई लक्षण प्रकट न हुआ। इसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना,
लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर। अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूँगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? तुम एक मुंह फट एवं बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपना कथन पूरा कर पाती हो। इस वाद विवाद के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। रात्रि के अंतिम पहर में मूलदेव धीरे से उठा, जेब से अपनी वह अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था, और आहिस्ता से पत्नी की उंगली में पहना दी। फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल आया। योजना अनुसार शशि वहां पहले से ही उपस्थित था।